गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर JNK बोर्ड का 7 है कंबस्शन एंड फ्लेम, इसको हम स्टार्ट करेंगे। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो फ्यूल हैं, जो ईंधन है, उसको हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में और अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए। We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? क्या आप नाम दे सकते हैं कुछ फ्यूल्स का जिनको हम अपने घरों पे यूज़ करते हैं? Name a few fuels used in trade and industries. अब कुछ फ्यूल्स का नाम बताइए जिनको आप ट्रेड में और इंडस्ट्री में यूज़ करते हो। What fuels are used for running automobiles? अब जो गाड़ियाँ होती हैं उनको चलाने के लिए कौन सा फ्यूल चलता है, कौन सा फ्यूल लगता है? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम CNG भी कहते हैं, एक्सेट्रा। हमारी लिस्ट में कौन कौन से फ्यूल्स होंगे, कौन कौन सा ईंधन होगा? हमारा काउडंग, जो आप काउडंग से बनते हैं, जिनको आप गोटे भी बोलते हैं, फिर वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, CNG, ये सब आपके फ्यूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। हम लोग कैंडल जो होती है, मोमबत्ती, उसके जलने के बारे में हम जानते हैं कि वो कैसे जलती है, कैसे बर्न होती है। What is the difference between burning of a candle and the burning of a fuel like coal? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें भेद है, क्या दोनों किस तरह से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से? जब एक कैंडल जलती है और जब एक फ्यूल जैसे कि एक कोल जो होता है वो जलता है। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। जो आपकी मोमबत्ती होती है वो एक फ्लेम के साथ जलती है, जबकि जो कोल होता है वो नहीं जलता फ्लेम के साथ। Similarly, we will find many other materials burning without a flame. वैसे ही आप बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे देखेंगे, बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखेंगे जो कि बर्न करते हैं, जलते हैं बिना फ्लेम दिए। Let us study the chemical process of burning. अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस क्या है बर्निंग का, जल्दी कैसे हैं चीज़ें, उसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस आते हैं उसमें। द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और फ्लेम की कौन कौन सी प्रकार हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं जो निकलती हैं इस प्रोसेस में, जलने के प्रोसेस में, बर्निंग के प्रोसेस में। व्हाट इज कंबशन? अब ये कंबशन क्या होता है? यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपने मैग्नीशियम रिबन जो जलता है उसको देखा होगा। एक पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है, क्या उसमें चीज़ें आती हैं? प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वो हमें हीट देता है और साथ में लाइट भी देता है। बहुत जगह आपने देखा होगा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम रिबन। जैसे आपका वेल्डिंग के लिए जो रॉड्स यूज होती है वो मैग्नीशियम की होती हैं। We can perform a similar activity with a piece of charcoal. हम सेम टू सेम एक्टिविटी कर सकते हैं, एक सेम एक्टिविटी करेंगे विद अ पीस ऑफ चारकोल। चारकोल के पीस के साथ भी सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। हम एक टोंग का पेयर लेंगे और उसके साथ चारकोल को पकड़ लेंगे। ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और बर्नसन बर्नर। एक बंसन बर्नर या एक कैंडल को ले लेंगे, उसकी फ्लेम के सामने उसको लेके आ जाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हम ये देखेंगे कि चारकोल जो है वो हवा, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो जलने लग जाता है।
We know that charcoal too burns in air, producing coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. जब हमें ये भी पता है कि जब हम कोल को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं वो भी जल जाता है, और वो क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ताकि वो हीट दे सके, उसे हम कंबशन कहते हैं. जब वो सिर्फ हीट की बात करते हैं हम किसी भी प्रोसेस में, जब केमिकल प्रोसेस हम करते हैं किसी सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो अगर वो हीट प्रोड्यूस करे तो उसे हम कंबशन कहते हैं. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड द कंबस्टिबल. जो सब्सटेंस जो है जो कंबशन प्रोसेस में पार्ट लेता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, कंबस्टिबल कहते हैं कि वो जल सकता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. उसको हम फ्यूल भी कहते हैं. दो नाम हो गए, एक हो गया कंबस्टिबल, एक हो गया आपका फ्यूल. द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो फ्यूल है आपका ईंधन जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. कभी कभी जो लाइट है, जो आपकी रोशनी है, वो भी निकलती है कंबशन के टाइम पे, आइदर एज अ फ्लेम और एज ए ग्लो. या तो वो फ्लेम की तरह निकल जाता है या वो सिर्फ एक ग्लो की तरह निकलता है. इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. जो एक्टिविटीज जो हमने ऊपर देखी वो कौन सी थी? दो सब्सटेंसेस थे जिनको कंबस्टिबल सब्सटेंस हम बोल सकते हैं. वो कौन कौन से थे? एक था मैग्नीशियम, दूसरा था चारकोल. We were told that food is a fuel for our body. हमें ये बताया गया है जो खाना है वो हमारे शरीर का ईंधन है, वो हमारे शरीर का फ्यूल है, उसके साथ हमारा शरीर चलता है. राइटली सो, अगर ये बिल्कुल सही है. In our body food is broken down by reaction with oxygen. हमारे शरीर में जो खाना होता है ऑक्सीजन की रिएक्शन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्रोक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है, वही हमारे लिए कंबस्टिबल होता है और हम उसको पचा पाते हैं. एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड. और जब वो ब्रोक डाउन हो जाता है, जब वो फिर हम हीट प्रोड्यूस होती है. जब वो कंबस्टिबल हो जाता है तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है. अब एक एक्टिविटी देखेंगे हम. कलेक्ट सम मटीरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एटसेट्रा. हम कुछ चीज़ें लेंगे जैसे कि आपका स्ट्रॉ हो गया, आपके मैच स्टिक्स हो गए, केरोसिन ऑयल हो गया, पेपर हो गया, आयरन नेल्स हो गए, कील हो गए लोहे के, स्टोन पीसीज हो गए, छोटे छोटे पीसीज हो गए स्टोन्स के, ग्लासेस हो गए. तो ये सब चीज़ें लेंगे. अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. अपने टीचर के ध्यान में, उसके सुपरविजन में, ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटीरियल्स वन बाय वन. उनके निगरानी में आपको क्या करना है? इन मटीरियल्स को एक एक करके जलाने की कोशिश करिए. इफ कंबशन टेक्स प्लेस, मार्क द मटीरियल कंबस्टिबल. अगर कंबशन होती है तो उस मटीरियल को कंबस्टिबल कहिए. अगर कंबशन नहीं होती है तो उस मटेरियल को नॉन कंबस्टिबल कहिए. नीचे एक टेबल दिया गया है, देखिए, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का. अगर आपके घर में इनमें से कोई भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप उनको ट्राई करिए जलाने की. देखिए, कैंडल लाइट में जलाने की कोशिश करिए, कैंडल के फ्लेम में. अगर वो जल जाते हैं तो उनको कंबस्टिबल लिखिए, अगर वो नहीं जलते हैं तो उनको नॉन कंबस्टिबल लिखिए. तो ये टेबल आप ड्रॉ करेंगे. ये आपका एक पार्ट है एक एक्टिविटी का करने का, जो आप कर सकते हैं और मेरे को इसके बारे में जो आपके नोट्स में लिख सकते हैं. कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल? You can add those
टू टेबल 7.1। आप इस टेबल में कुछ और सब्सटेंसेस भी जोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ और सब्सटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप उनको भी इस एक्टिविटी में जोड़िए और मेरे को उसके आप होमवर्क जो है वो दीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको समझ में आया कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। Now let us investigate conditions under which combustion takes place। अब हम कुछ कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंबशन जो है किन कंडीशंस में होती है, क्या कंडीशंस होती हैं तो कंबशन हमारी टेक प्लेस करती है। कॉशन। अब सेकंड एक्टिविटी देखेंगे, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल्स। बर्निंग कैंडल जो होती है, जब मोमबत्ती जलती है तो उस टाइम केयरफुल रहिए कि कहीं वो गलत जगह पे आपने रखी ना हो कि वो जला दे कुछ चीज़ को, या आप हाथ में ना पकड़े ताकि वो मोम है वो आपके हाथ पे ना गिरे पिघलता हुआ। फिक्स लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। एक जली हुई कैंडल को टेबल पे रखिए, उसको फिक्स कर दीजिए वहाँ पे। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। एक ग्लास चिमनी लीजिए और वो कैंडल के ऊपर से कवर कर दो उसको। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू ब्रोकन ब्लॉक्स। और उसको कुछ ब्रोकन ब्लॉक्स के ऊपर रेस्ट कर लो। इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। और उस तरीके से ताकि एयर जो है, जो हवा है आपकी चिमनी के अंदर जा सके ना। देखिए ये आप फिगर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से करना है ताकि एयर उसके अंदर पास कर सके। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। अब आप ऑब्जर्व करिए कि फ्लेम के साथ क्या हो रहा है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स। अब बी पार्ट देखिए, जब आप ए पार्ट में आपके देखिए ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, जब वो वुडन ब्लॉक्स को निकाल दिया जाता है तो बी पार्ट में देखिए कि जो आपकी फ्लेम है वो बुझने वाली हो जाती है, बुझ जाती है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। और चिमनी को रेस्ट करने दीजिए टेबल पे। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम को फिर से ऑब्जर्व करिए। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब एक ग्लास प्लेट लीजिए और इस चिमनी पे डाल दीजिए। वॉच द फ्लेम अगेन। अब इस फ्लेम को दोबारा से देखिए। व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस। इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है उसके ऊपर गौर कीजिए। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ। क्या वो फ्लेम फ्लिकर कर रही है, क्या वो थोड़ी सी ऐसे जल रही बुझ रही है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। क्या वो फ्लिकर करती है और स्मोक देती है, धुआं देती है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड। क्या वो बिना कुछ हुए बर्न करती रहती है। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। क्या आपसे इसको कुछ पता चल रहा है कि एयर का क्या प्रभाव पड़ रहा है बर्निंग के ऊपर, जलने के ऊपर किसी चीज के। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। हमें ये देखा कि कंबशन के लिए, किसी चीज के जलने के लिए आपकी एयर जो है वो बहुत जरूरी हिस्सा है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस। अब कैंडल जो है, मोमबत्ती जो है वो फ्रीली बर्न करेगी इन केस ए। जो पहला केस था जब वुडन ब्लॉक्स लगाए थे, उस केस में वो फ्रीली बर्न करेगी, क्योंकि व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। जब एयर चिमनी के अंदर नीचे से एंटर कर पा रही है। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। जब एयर जो है वो कंटेनर के अंदर, चिमनी के अंदर नहीं जा पा रही है नीचे से, तो जो फ्लेम है वो फ्लिकर करती है और जो है आपका स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं निकलता है। इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। बट इन सी पार्ट, जो आपका सी केस है, उस केस में जो फ्लेम है वो बंद हो जाती है क्योंकि एयर जो है वो बिल्कुल भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वी हैव रेड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन।
अब हम ये देखते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो सूरज है आपका, वो आपको अपनी ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या वो किसी टाइप की कंबशन उसके अंदर हो रही है? इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो सूरज है आपका, उसमें जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जो गर्मी और जो रोशनी प्रोड्यूस होती है, वो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है। हम इसके बारे में थोड़ा बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर, तब उसके अंदर कंबशन होती है। अब एक्टिविटी 3 देखेंगे, 7.3। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। अब एक बर्निंग वुड लीजिए या चारकोल ले लीजिए, उसको आप एक आयरन प्लेट पे या तवे पे रख दीजिए। कवर इट विद अ ग्लास जार, उसको एक ग्लास जार के साथ कवर कर लीजिए। और टम्बलर या एक टम्बलर ले लीजिए, या आप एक गिलास ले लीजिए, उसके साथ उसको कवर कर लीजिए। और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार या एक ट्रांसपेरेंट आप प्लास्टिक जार ले लीजिए, उसके साथ उसको कवर कर लीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब ऑब्जर्व करिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या ये चारकोल है वो थोड़ी देर के बाद बर्न करना बंद कर देता है, जलना बंद कर देता है? कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन वाई इट स्टॉप्स बर्निंग, क्या आप कोई रीज़न सोच सकते हैं कि जो आपका जो चारकोल है वो क्यों बर्न होना बंद हो गया? You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? आपको पता है, अगर किसी के कपड़े को आग लग जाती है, जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, अगर उसको आग कैच कर जाती है तो उस पर्सन को ब्लैंकेट के साथ कवर कर दिया जाता है और फायर को बुझा दिया जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, क्या आपने सोचा है? जब किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे हम ब्लैंकेट में इसलिए लपेटते हैं ताकि एयर जो है वो एंटर ना कर पाए उसके अंदर। तो जैसे ही एयर बंद हो जाती है अंदर आना बिल्कुल भी, तो आपकी फायर जो है वो बंद हो जाती है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को याद करिए। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न, क्या मैच स्टिक जो है वो अपने आप से जल जाती है? कैसे जलती है वो? यू मस्ट हैव रेड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, आपने पीस ऑफ पेपर को जलते हुए देखा होगा, पेपर के पीस को, तो क्या वो अपने आप जलता है या जब उसके पास माचिस लाई जाती है तब वो जलता है? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, क्या हम पीस, जो वुड का पीस होता है, एक लकड़ी का पीस होता है, उसके पास में माचिस की तीली जलती हुई लाएंगे तो उससे वो जल जाएगा? वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, हमें उसके लिए वुड या कोल को जलाने के लिए पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है या फिर केरोसिन ऑयल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगलों में आग लगती है, क्या आपने उसके बारे में सुना है? डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, क्या इससे आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है कि अलग अलग धातु, अलग अलग चीज़ें जो हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं, हर एक सब्सटेंस जो है अलग टेम्परेचर पे आग को पकड़ता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर उनका जो जिस पे वो आग को पकड़ सकते हैं, जिसमें आग उनको कैच हो सकती है, जिसमें वो बिल्कुल बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, क्या अब आप सोच सकते हैं कि एक मैच स्टिक जो है वो अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ सकती एक रूम टेम्परेचर पे? Why does the matchstick start burning on rubbing it
ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। क्यों एक मैच स्टिक जो है जब मैच बॉक्स के साइड पे उसको रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तब ही वो मैच स्टिक जो है वो जलना स्टार्ट करती है। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो मैच स्टिक आपकी है, माचिस जो है, उसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. Ancient Egypt जो है वहाँ पे 5,000 साल पहले से भी ज़्यादा जो छोटे छोटे पीसीस थे पाइन वुड के, उनको डिप किया जाता था सल्फर के अंदर और उसकी माचिस को यूज़ किया जाता था इजिप्ट में। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस was developed only about 200 years ago। जो मॉडर्न माचिस है, सेफ्टी माचिस जो अभी हम यूज़ करते हैं, वो भी 200 साल पहले ही बनाई गई हैं। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and starch are applied in the head of the match made of suitable wood। अब 3 जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको यूज़ किया जाता है उनके मिक्सचर को। एक होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, सेकेंड इज पोटेशियम क्लोरेट, थर्ड इज वाइट फॉस्फोरस, जिसके अंदर की थोड़ा सा ग्लू और थोड़ा सा स्टार्च उसमें मिला दिया जाता है और फिर उसको उसके मैच स्टिक के हेड पे लगा दिया जाता है और सूटेबल वुड लगाई जाती है। When stuck against a rough surface, जब एक रफ सरफेस के ऊपर उसको रगड़ा जाता है, white phosphorus got ignited due to heat of friction। जो white phosphorus उसके अंदर डाला होता है वो फ्रिक्शन की हीट की वजह से जलने लग जाता है, इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेता है और वो फायर को कैच कर लेता है। However, white phosphorus proved to be dangerous। लेकिन जो white phosphorus होता है जबकि वो क्या होता है, डेंजरस हो सकता है वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। जो वर्कर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करते हैं उसके अंदर लगे हुए होते हैं और जो आपके यूजर्स हैं उनके लिए डेंजरस हो सकता है। These days, the head of the safety matches contains only antimony trisulfide and potassium chlorate। आजकल जो माचिस यूज़ की जाती है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus। जो रबिंग सरफेस है आपका वो पाउडर्ड ग्लास का बना होता है और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस उसके अंदर डाला होता है जो कि आपका कम डेंजरस होता है। दोनों की आप देख लेंगे कि मॉडर्न माचिस जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। मैच स्टिक जो है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लगता है और पोटेशियम क्लोरेट लगता है। इसके अलावा जो आपकी मैच बॉक्स है उसके साइड पे पाउडर्ड ग्लास लगता है एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस लगता है। When the match is struck against the rubbing surface, जो मैच स्टिक है उसको रफ सरफेस के ऊपर रब किया जाता है तो some red phosphorus gets converted into white phosphorus। जो red phosphorus है वो थोड़ा सा white phosphorus के अंदर convert हो जाता है। This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick। ये जल्दी से पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट कर जाता है मैच स्टिक के अंदर और जो हेड होता है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है which produces enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। जो जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम क्लोराइड जो मैच स्टिक के अंदर होता है वो इतनी एनफ हीट प्रोड्यूस कर देता है कि इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच पाए एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और जैसे ही वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है जो आपकी मैच स्टिक है उसमें कंबशन स्टार्ट हो जाती है।
We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. हमने ये देखा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो तब तक आग नहीं पकड़ते, तब तक बर्न नहीं होते जब तक उनका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे होता है. Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? जब आप कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने कोई बर्तन अगर चढ़ाया हो, उसके अंदर फ्राइंग पैन के ऊपर अगर आपने ऑयल डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो ऑयल है अगर उसको रखेंगे बर्निंग स्टोव के ऊपर तो वो फायर कैच कर लेता है, वो आग पकड़ लेता है. कैसे? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. केरोसिन ऑयल जो होता है और जो वुड होती है वो दोनों जो है फायर नहीं पकड़ते रूम टेम्परेचर पे. बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर. लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट कर दिया जाए तो वो जल्दी से फायर पकड़ लेता है. बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल इट विल स्टिल नॉट कैच फायर. लेकिन अगर लकड़ी को थोड़ा सा हीट करके कर दिया जाए वो फिर भी उसको फायर नहीं पकड़ती है. डज इट मीन्स दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? क्या इससे आपको ऐसा लगता है कि इग्निशन टेम्परेचर जो केरोसिन ऑयल का है वो जो उसका टेम्परेचर है वो उससे लोअर है वुड से? Does it means that we need to take special care in storing kerosene oil? क्या इससे हमें पता चलता है कि हमें केरोसिन ऑयल को सही तरह से एक केयर की तरह स्पेशल केयर देनी पड़ती है उसको स्टोर करने के लिए? The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचे बर्न करने के लिए ना. एक एक्टिविटी और देख लीजिए. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल. अब बर्निंग कैंडल को हैंडल करते हुए केयरफुल रहिए. मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. 2 पेपर कप्स बनाइए शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करके. Pour about 50 ml of water in one of the cups. किसी एक कप में 50 ml वाटर जो है उसको लाइए, उसके अंदर डाल दीजिए. हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद अ कैंडल. कैंडल के साथ दोनों कप्स को हीट करना स्टार्ट कर दीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या उसमें से फर्क नजर आता है? व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप? जो एम्प्टी पेपर कप है उसके साथ क्या हो रहा है? What happens to the paper cup with water? जिस पेपर कप में पानी है उसके साथ क्या हो रहा है? Does water in this cup becomes hot? क्या पानी जो इस कप में है वो गर्म हो जाता है? If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. अगर हम कंटिन्यू करते रहें कप को गर्म करते रहना, हम जो पानी है पेपर कप के अंदर उसको बॉयल कर सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? क्या आप इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोच सकते हैं ये कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन. जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर कप को वो पानी के थ्रू हो रही है जब हीट उसको ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन के थ्रू. सो इन द प्रोसेस ऑफ वाटर, in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. जब पानी उसके अंदर डाल दिया जाता है तो जो पेपर है इग्निशन टेम्परेचर उसका नहीं रीच हो रहा है. hence it does not burn. इसलिए जो है वो बर्न नहीं कर पा रहा है. so the substances which have very low ignition temperature are and can easily catch fire with a flame are called इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. जो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जो ईजिली आग को पकड़ लेते हैं फ्लेम के साथ, उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई,
तो और भी बहुत सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। सो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको बीच में इसके टॉपिक्स में आए हैं, नोट्स बनाते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे और मेरे को होमवर्क भेज देंगे। थैंक यू बच्चों। जिसको कोई समझ में नहीं आई है वो प्लीज़ मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके। माई नंबर इज़ 9906219556। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।